आज हम लोग प्रकाश का ध्रुवण चैप्टर पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग प्रकाश तरंगों का ध्रुवण सीखेंगे। तो प्रकाश तरंगों के ध्रुवण के पहले हम लोग समझते हैं पहले कि प्रकाश तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है, ये पहले देखा जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो तरंगें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें और अनुप्रस्थ तरंगें। अनुदैर्घ्य तरंगें वे होती हैं कि जब किसी माध्यम में तरंग के संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा में, मान लीजिए तरंग इस दिशा में संचरित हो रही है और माध्यम के कण तरंग के ही संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, तो वे तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। जैसे वायु में ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें कही जाती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगें जब किसी माध्यम में संचरित होती हैं तो संपीड़न और बेलन उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार अनुप्रस्थ तरंगें वे होती हैं जिनके संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं कि तरंग अगर इधर को जा रही है तो माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के अब लंबवत कंपन करते हैं। जैसे किसी डोरी में उत्पन्न तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। इसी तरह अगर शांत तालाब के शांत जल के में कोई पत्थर फेंक दिया जाए तो उसमें जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो भी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगों में श्रृंग और गर्त उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार अब वैज्ञानिक हाइगन्स ने प्रकाश के बारे में बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और चूंकि तरंगों के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः हाइगन्स ने यह बताया कि चूंकि प्रकाश निर्वात में भी संचरित हो सकता है, इसलिए उन्होंने प्रकाश के संचरण के लिए यह माना कि एक सर्वव्यापी माध्यम है जिसको उन्होंने ईथर कहा। अर्थात उन्होंने कहा ईथर सभी जगह, ईथर माध्यम सभी जगह विद्यमान है और किसी भी वस्तु में आसानी से प्रवेश कर सकता है और इसमें तरंग संचरण संबंधी समृद्ध गुण पाए जाते हैं। इसके बाद वैज्ञानिक हाइगन्स ने प्रकाश तरंगों को अनुदैर्घ्य माना। उन्होंने कहा प्रकाश तरंगें अनुदैर्घ्य होती हैं, न कि अनुप्रस्थ होती हैं। तो जब अनुदैर्घ्य तरंगें माना तो उन्होंने प्रकाश के तरंग रूप से उन्होंने प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और प्रकाश की जो व्यतिकरण और विवर्तन आदि गुणों की व्याख्या इन्होंने सफलतापूर्वक कर ली। परंतु जब इन्होंने लगभग 17वीं ईस्वी में 1690 के करीब इन्होंने देखा, एक ध्रुवण की घटना की इन्होंने खोज की। वैज्ञानिक हाइगन्स ने ध्रुवण की घटना की खोज की और देखा कि प्रकाश तरंगें ध्रुवण की घटना को व्यक्त करती हैं, परंतु उनको इन्होंने अनुदैर्घ्य माना था, इसलिए प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या ये स्वयं नहीं कर सके। फिर उसके कई लगभग 150 वर्षों के बाद और अन्य वैज्ञानिकों ने प्रयास किया तो उनमें से फ्रेनल जो थे, फ्रेनल वैज्ञानिक ने प्रकाश तरंगों को अनुप्रस्थ माना और उस आधार पर उन्होंने ध्रुवण की व्याख्या कर दी। अब उन्होंने प्रकाश तरंगों को अनुप्रस्थ माना तो अनुप्रस्थ समझाने के लिए, प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं ये समझाने के लिए उन्होंने प्रैक्टिकली जो है बताया कि किस तरह से अनुप्रस्थ तरंगों की भांति प्रकाश व्यवहार करता है और इस आधार पर प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। तो इसको समझाने के लिए फ्रेनल ने, तो अब हम लोग समझते हैं प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। तो देखते हैं किस प्रकार से फ्रेनल ने ये समझाया कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक डोरी ली और डोरी के एक सिरे को एक दृढ़ आधार से बांधकर डोरी को दो रेखा क्षेत्रों में से होकर गुजारा और डोरी के एक सिरे को पकड़कर थोड़ा हलचल उत्पन्न की। उस प्रकार डोरी में उन्होंने तरंग उत्पन्न कर दी। तो हम जानते हैं कि डोरी में जब तरंग उत्पन्न होती है तो डोरी के समस्त कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करने लगते हैं और इस तरह से संगर्तों के द्वारा तरंग आगे बढ़ती है। तो उन्होंने बताया, देखा कि जब S1 और S2 रेखा क्षेत्र एक दूसरे के समांतर होते हैं और कणों के कंपन की दिशा में होते हैं, यानी तरंग के संचरण की दिशा के दोनों लंबवत होते हैं, तो डोरी में उत्पन्न तरंग आसानी के साथ इन रेखा क्षेत्रों से गुजरते हुए और दृढ़ आधार तक पहुंच जाती है। फिर उन्होंने रेखा क्षेत्र S2 को तरंग के संचरण के दिशा के परिता घुमाना शुरू किया। तो जब इसको उन्होंने घुमाना शुरू किया तो देखा कि
जैसे जैसे हम रेखा छिद्र S2 को घुमाते जाते हैं वैसे वैसे देखा कि इससे निकलने वाली जो तरंग है, S2 में से होकर निकलने वाली तरंग, उसका आयाम धीरे धीरे घटता जाता है। ये आयाम धीरे धीरे घटता जाता है। और जब रेखा छिद्र S2 और रेखा छिद्र S1 परस्पर लंबवत हो जाते हैं तो देखा कि S2 से कोई तरंग नहीं निकल पाती और इस प्रकार तरंग ऋणाधार तक नहीं पहुंचती है। तो ये इस प्रकार से उन्होंने समझाया डोरी में उत्पन्न तरंगों के आधार पर। अब यही उन्होंने प्रकाश तरंगों के लिए उन्होंने टूरमैलीन प्रयोग की टूरमैलीन प्रयोग किया। तो प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ प्रकट के लिए टूरमैलीन प्रयोग पहले समझते हैं। टूरमैलीन प्रयोग किस प्रकार से किया गया? तो टूरमैलीन प्रयोग जो है वो यह है कि 2 टूरमैलीन क्रिस्टल लिए गए जिसमें उसकी क्रिस्टल की अक्षें एक ही दिशा में संरेखित थी और उन्होंने 2 टूरमैलीन क्रिस्टल N1 और N2 लिए। तो पहले उन्होंने इस साधारण प्रकाश को टूरमैलीन क्रिस्टल N1 में से गुजारकर देखा। तो देखा क्या कि टूरमैलीन क्रिस्टल N1 से निर्गत प्रकाश की तीव्रता लगभग इस साधारण प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश की तीव्रता की आधी रह जाती है और हरे रंग का प्रकाश निर्गत होता है। और टूरमैलीन क्रिस्टल N1 को जब उन्होंने इस प्रकाश के संचरण की दिशा के परितः घुमाया तो देखा कि प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। उसके बाद उन्होंने दूसरा टूरमैलीन क्रिस्टल लिया और पहले टूरमैलीन क्रिस्टल और आंख के बीच में दूसरे टूरमैलीन क्रिस्टल को लेकर उन्होंने देखा कि जब टूरमैलीन क्रिस्टल दोनों टूरमैलीन क्रिस्टलों N1 और N2 की जो प्रकाशिक अक्षें होती हैं वो जब एक दूसरे के समांतर होती हैं तो पहले टूरमैलीन से निर्गत प्रकाश दूसरे टूरमैलीन क्रिस्टल से भी निर्गत हो जाता है और इस प्रकार प्रकाश लगभग हरा सा प्रतीत होता है, हरा दिखाई देता है और प्रकाश की तीव्रता उतनी ही होती है जितनी कि पहले टूरमैलीन क्रिस्टल से निर्गत प्रकाश की होती है। इस प्रकार अब उन्होंने जिस तरह से इस रेखा छिद्र S2 को उन्होंने घुमाना शुरू किया था उसी तरह से टूरमैलीन क्रिस्टल N2 को प्रकाश के संचरण की दिशा के परितः घुमाना शुरू किया। तो जैसे जैसे ये घुमाते गए वैसे वैसे देखा कि प्रकाश की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जा रही है और जब दोनों टूरमैलीन की क्रिस्टल की अक्षें परस्पर लंबवत हो जाती हैं तो देखा कि टूरमैलीन क्रिस्टल N2 से कोई प्रकाश नहीं निकलता है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि यह तो प्रकाश का जो व्यवहार है टूरमैलीन क्रिस्टलों में से निकलने के बाद वो ठीक वैसा ही है जैसे कि डोरी में उत्पन्न तरंगों का था। इस आधार पर उन्होंने कहा चूंकि डोरी में अनुप्रस्थ तरंगें संचरित होती हैं अतः प्रकाश तरंगें भी अनुप्रस्थ होती। तो ये उन्होंने फ्रेनेल ने ये बता दिया कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। अब उसके बाद हम लोग प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या करते हैं। प्रकाश के ये टूरमैलीन प्रयोग की व्याख्या करते हैं और प्रकाश के ध्रुवण को समझते हैं कि प्रकाश को ध्रुवित कैसे किया जाता है। तो उसके लिए पहले हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में आएंगे। तो लगभग 1865 या 65 के करीब 1865 के करीब जब वैज्ञानिक मैक्सवेल ने प्रकाश के संबंध में विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती हैं वो निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं और विद्युत चुम्बकीय तरंगें 2 प्रकार के क्षेत्रों से विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र से मिलकर बनी होती हैं। और इन विद्युत चुम्बकीय तरंगों में जो विद्युत वेक्टर्स के कंपन और चुंबकीय क्षेत्र के जो कंपन होते हैं परस्पर लंबवत तल में होते हैं और तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया है मैंने, जो विद्युत वेक्टर्स के कंपन है वो y डायरेक्शन में है और जो चुंबकीय क्षेत्र के कंपन है वो z डायरेक्शन में है और ये तरंग के संचित होने पर बदलते रहते हैं, यानी ये -y में आ जाएंगे, ये -z में, फिर y में चले जाएंगे। इस तरह से प्रकाश तरंगें संचलित होती हैं। तो विद्युत वेक्टर्स और चुंबकीय वेक्टर्स भी आगे बढ़ते हैं। और उन्होंने कहा कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा घनत्व होता है, वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के रूप में समान रूप से वितरित होता है, समान होता है, दोनों के रूप में होता है। परंतु उन्होंने जब प्रकाश के संबंध में विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया तो उन्होंने कहा कि
प्रकाश तरंगों का जो प्रकाशीय प्रभाव होता है वह केवल वैद्युत वेक्टर्स के कंपन के कारण होता है, ना कि चुंबकीय क्षेत्र के वेक्टर्स के कारण होता है। तो इस प्रकार जो प्रकाश तरंगें होती हैं उनमें वैद्युत वेक्टर्स के कंपन अधिक प्रभावी होते हैं और इसी वैद्युत वेक्टर्स के कंपन के कारण प्रकाशीय प्रभाव होता है और हमें प्रकाश हमारी आँख की रेटिना को प्रभावित करता है। तो इस तरह से और उन्होंने ये बताया कि जो वैद्युत वेक्टर्स के कंपन होते हैं वो तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत सभी तल में समान रूप से होते हैं। तो अब हम लोग अब समझते हैं आगे व्याख्या में हम लोग अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम इस तरह से मैंने यहाँ पर वैद्युत वेक्टर्स के कंपन बना रखे हैं। ये वैद्युत वेक्टर्स के इसमें कंपन बने हुए हैं। ये वैद्युत वेक्टर्स के कंपन हमने बना रखे हैं कि तरंग के संचरित, मान लीजिए तरंग ऐसे संचरित हो रही है ये, तो तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं वैद्युत वेक्टर्स के कंपन। तरंग ऐसे संचरित हो रही होती है और वैद्युत वेक्टर्स के कंपन इसके लंबवत सभी दिशाओं में समान रूप से होते हैं। तो अब टूरमैलिन प्रयोग की व्याख्या इन्होंने इस प्रकार की कि जब साधारण प्रकाश, ये है साधारण प्रकाश में वैद्युत वेक्टर्स के कंपन सभी दिशाओं में दिखाए गए हैं, समान रूप से होते हैं। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि जब साधारण प्रकाश किसी टूरमैलिन क्रिस्टल में से होकर गुजरता है, यानी टूरमैलिन क्रिस्टल में, तो इस टूरमैलिन क्रिस्टल से केवल वही वैद्युत वेक्टर्स के कंपन पार हो जाते हैं, पारगमित हो जाते हैं जो इसकी अक्ष के समांतर होते हैं। बाकी सभी कंपन इसके टूरमैलिन क्रिस्टल द्वारा रोक दिए जाते हैं। तो इस प्रकार निर्गत प्रकाश में जो तीव्रता है निर्गत प्रकाश की लगभग साधारण प्रकाश की तीव्रता की आधी हो जाती है और प्रकाश हरे रंग का दिखाई देता है। अब उन्होंने जब दूसरे टूरमैलिन, जब यही पहले टूरमैलिन क्रिस्टल से निर्गत वैद्युत वेक्टर्स के कंपन दूसरे टूरमैलिन क्रिस्टल में से गुजरते हैं, तो दोनों क्रिस्टलों की अक्षीय समांतर होने पर ये वैद्युत वेक्टर्स के कंपन इस N2 टूरमैलिन क्रिस्टल में से भी होकर पारगमित हो जाते हैं और इस प्रकार प्रकाश की तीव्रता उतनी ही प्राप्त होती है जितनी कि पहले टूरमैलिन क्रिस्टल से निर्गत होती थी। तो ये घटना उन्होंने, तो अब यहाँ पर जब साधारण प्रकाश किसी टूरमैलिन क्रिस्टल में से गुजरता है तो उसमें केवल वैद्युत वेक्टर्स के कंपन सभी दिशाओं में न होकर केवल तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही तल में होते हैं। इस घटना को या इसे प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं और इस प्रकाश को यानी टूरमैलिन क्रिस्टल N1 से निर्गत प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो ये और N1 टूरमैलिन क्रिस्टल चूंकि साधारण प्रकाश को ध्रुवित करता है इसलिए इसको ध्रुवक कहते हैं। अब उन्होंने इसकी व्याख्या की टूरमैलिन क्रिस्टल N2 को घुमाने की। तो घुमाने पर उन्होंने कहा जब हम पहले टूरमैलिन क्रिस्टल और आँख के बीच में दूसरा टूरमैलिन क्रिस्टल N2 रखकर उसको जब हम घुमाते हैं तो जैसे जैसे घुमाते जाते हैं वैसे वैसे अब टूरमैलिन क्रिस्टल से केवल वे ही वैद्युत वेक्टर्स के कंपन के घटक निकल पाते हैं जो टूरमैलिन क्रिस्टल N2 की अक्ष के समांतर होते हैं। तो इस प्रकार धीरे धीरे घटक छोटे होते जाते हैं और प्रकाश की तीव्रता घटती जाती है और जब टूरमैलिन क्रिस्टल N2 की अक्ष N1 के ठीक लंबवत हो जाती है तो टूरमैलिन क्रिस्टल N2 से कोई वैद्युत वेक्टर्स के कंपन पारगमित नहीं हो पाते। इस प्रकार टूरमैलिन क्रिस्टल N2 से निर्गत प्रकाश शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने ध्रुवण की व्याख्या की और बताया कि जो कि दूसरा टूरमैलिन क्रिस्टल N2 है उससे हम ये पता कर लेते हैं कि पहले टूरमैलिन क्रिस्टल से निर्गत प्रकाश ध्रुवित है, इसलिए इसको विश्लेषक कहा जाता है। तो N2 टूरमैलिन क्रिस्टल को ध्रुवक कहा जाता है। तो पहले को विश्लेषक, पहले को ध्रुवक क्योंकि पहले प्रकाश का ध्रुवण किया था उसने, दूसरे को बोलते हैं विश्लेषक। और उन्होंने बताया कि वो भी स्पष्ट कर कि चूंकि अनुदैर्घ्य तरंगें जो होती हैं उनमें वैद्युत वेक्टर्स के कंपन तरंग के संचरण की दिशा में ही होते हैं, इसलिए यदि ध्वनि तरंगें हैं यानी अनुदैर्घ्य तरंगें हैं वो जब S1 या S2 से गुजरती है तो इनकी किसी भी स्थिति में चूंकि वैद्युत ये जो कंपन होते हैं माध्यम के कणों के वो तरंग के संचरण की दिशा में होते हैं, इसलिए समस्त कंपन सेम उसी स्थिति में निकल जाते हैं। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि अनुदैर्घ्य तरंगों का ध्रुवण संभव नहीं है, तो केवल अनुप्रस्थ तरंगों का ही ध्रुवण किया जा सकता है, अनुदैर्घ्य तरंगों का ध्रुवण नहीं किया जा सकता। तो ये है आपके प्रकाश के ध्रुवण के बारे में जानकारी।
अब अगले वीडियो में हम लोग ध्रुवित प्रकाश कैसे उत्पन्न करते हैं और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश का, उसको पढ़ेंगे हम।